हे गाइस, वेलकम एवरीवन। मैं सीए पंकज खिलेरी OneExam.in स्पॉन्सर्ड बाय टीम सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अपने इस पार्ट के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। अकाउंटिंग के मीनिंग, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसके यूजर्स कौन होते हैं, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, सब फील्ड, इसका और बुक कीपिंग का फ़र्क क्या होता है, लिमिटेशन, इसके रिलेशनशिप क्या है अदर जो सब्जेक्ट है उनके साथ, और कितने तरीके से अकाउंटिंग है जो होती है। क्लियर है? तो लास्ट सेशन हम देखा था बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के अंदर हम क्या करते हैं, मेनली जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है बुक कीपिंग के अंदर, हम अगर हम बात करें तो बुक कीपिंग में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। वहीं पर अगर हम बात करें अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग थोड़ा सा वाइडर टर्म है। एक क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, वो डायग्राम में थोड़ा आपको पहले दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आए। जैसे ये वाला डायग्राम है कि सबसे छोटा हिस्सा जो है वो कौन सा है, बुक कीपिंग का है। बुक कीपिंग के बाद क्या होता है, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में यूं देखें तो बुक कीपिंग जो वो इंक्लूड होता है। समझिएगा, बुक कीपिंग किसके बारे में बात करता है, जो ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करने के बारे में। अकाउंटिंग जो वो क्या है, अकाउंटिंग बात करता है रिकॉर्डिंग, समझिएगा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इनके बारे में, और प्रेजेंटेशन वगैरह के बारे में बात करता है। तो अकाउंटिंग की शुरुआत कहाँ से होती है, रिकॉर्डिंग से। तो एक अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट स्टेप क्या है, तो बुक कीपिंग है। सेकंड स्टेप क्या है, अकाउंटिंग है। और अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में वाइडर कौन है, अकाउंटिंग बड़ी टर्म है। अकाउंटिंग में बुक कीपिंग है जो अपने आप में क्या होती है, इंक्लूड होती है। बहुत सारे एग्जाम में सीधा इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से इनका रिलेशन कैसा है, ये इस तरीके का या इस तरीके का। तो उस केस के अंदर आपको बताना है कि ये वाला जो है इस तरीके का रिलेशनशिप इनके बीच में है। और आगे पढ़ेंगे तब आपको और ज़्यादा जो है वो इसके अंदर क्लियरिटी आएगी। देखिए, पहले एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर इसको समझते हैं। अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या होता है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हम किस में करते हैं, ऐसे बुक कीपिंग में करते हैं। फिर उसके बाद में क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किस में करते हैं, लेजर के अंदर। और फिर समराइजिंग। समराइजिंग मतलब P&L और बैलेंस शीट बनाना इन ए सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर ए पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट देयर ऑफ। अब इसमें एक एक वर्ड पे जाते हैं। ये अकाउंटिंग जो है वो क्या है सर, अकाउंटिंग सबसे पहला काम करता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किसके जरिए करता है, बुक कीपिंग। अगर क्वेश्चन पूछे कि रिकॉर्डिंग किसका काम है, तो अगर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों दे रखे हैं तो उस केस के अंदर ये बुक कीपिंग लिखा जाएगा, क्योंकि बुक कीपिंग स्पेसिफिक है। नहीं तो ये अकाउंटिंग में भी इंक्लूड होता है रिकॉर्डिंग। ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार रिकॉर्ड किए जाएंगे। रिकॉर्डिंग किस में होती है, रिकॉर्डिंग होती है हमेशा प्राइमरी बुक में। क्यों, क्योंकि रिकॉर्डिंग पहला स्टेप है। तो पहला स्टेप किसके अंदर लिखा जाएगा, हमेशा प्राइमरी बुक के अंदर। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? प्राइमरी बुक कौन सी होती है सर, वो बुक होती है जिसमें ट्रांजैक्शन को पहली बार लिखा जाता है। क्लियर है, वो क्या हो गई, प्राइमरी बुक। सर कौन कौन सी होती है, तो एक तो जर्नल प्रॉपर हो गया जिसमें सारी एंट्री करते हैं, और या फिर हम सब्सिडरी बुक, जैसे हम क्या कहते हैं, सब्सिडरी बुक। क्या सब्सिडरी बुक प्राइमरी बुक है? हाँ, समझिएगा, सब्सिडरी और सेकेंडरी में फ़र्क है। सेकेंडरी बुक मतलब वो है जिसमें दूसरे बार में अकाउंटिंग एंट्री हो रही है, मतलब दूसरी बार अकाउंटिंग हो रही है। प्राइमरी बुक वो है जिसमें पहली बार अकाउंटिंग हो रही है। सब्सिडरी अलग वर्ड है, सब्सिडरी सेकेंडरी नहीं है। सब्सिडरी और सेकेंडरी में फर्क है। सब्सिडरी बुक जो है वो क्या है, एक तरीके से प्राइमरी बुक है। सर तो सब्सिडरी बुक क्या होता है, देखिए, अब जैसे कुछ ट्रांजैक्शन है जो बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे परचेज बहुत ज़्यादा होती है, सेल बहुत ज़्यादा होती है, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस केस के अंदर इनके लिए एक अलग से बुक मेंटेन कर सकते हैं भाई। जैसे समझिएगा, आपके जो है 6-7 सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें से 6-7 सब्जेक्ट में से 7 सब्जेक्ट, और मान लीजिए एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपके 4-5 पार्ट और जो 10-20 नंबर का है। तो आप क्या करेंगे, जो 7-8 पार्ट है उनके लिए तो अलग अलग नोटबुक बनाएंगे, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट है और सब ज़्यादा उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जिसके अंदर 2-3 पार्ट है लेकिन 10-20 नंबर का है, उसके लिए क्या करोगे, आप मिल के एक नोटबुक बना दोगे। तो बस सेम कॉन्सेप्ट ये रखा गया कि भाई कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्यों ना उन जिन ट्रांजैक्शन के बहुत ज़्यादा होते हैं उनके लिए एक अलग से ही बुक लिखी जाए। लेकिन इन बुक के अंदर अकाउंटिंग एंट्री कैसी हो रही है, पहली बार ही हो रही है। समझिएगा, परचेज के लिए एक अलग से जर्नल प्रॉपर में करने की जगह एक अलग से परचेज के लिए हमने बुक रख दी।
अब परचेज से रिलेटेड जब भी ट्रांजैक्शन होगा उसका वाउचर बनेगा, वाउचर बनते से सीधा किस में होगा, परचेज बुक में होगा। तो ये क्या एक तरीके से सब्सिडरी बुक है, सब्सिडरी मतलब सहयोग करने के लिए, ताकि आसानी हो सके परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन एक जगह लिखे जा सके। लेकिन इस बुक में लिखा पहली बार ट्रांजैक्शन इसी बुक में लिखा जा रहा है, इसलिए ये प्राइमरी बुक है। तो सब्सिडरी बुक ही क्या होती है, प्राइमरी बुक होती है। क्लियर है। जब एक बार सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं उसके बाद में क्या होगा भाई, जैसे आप कहीं पे भी जाएंगे, जैसे बारात के अंदर गए तो उस केस के अंदर पहली बार तो दूल्हे के साथ पूरी की पूरी टीम जाएगी। फिर उसके बाद में क्या होगा, अगर आप राजपूतों की शादी में गए तब तो आपको पता ही होगा, फिर अलग अलग टेबल लग जाते हैं, फिर टेबल के हिसाब से वो क्या हो जाते हैं, अपने अपने हिसाब से जो ग्रुप होता है वो ग्रुप बन जाता है। या फिर आप कोई और शादी में गए तो आप अपने फ्रेंड के हिसाब से अपना अपना सर्कल बना लेते हैं खाने का, या जैसा जिनका कल्चर। क्लियर है। तो ये आपने क्या किया, एक बार तो सारे साथ में गए, तो ये तो क्या है रिकॉर्डिंग। फिर क्या हो गया, अलग अलग लोग जो है एक एक कैटेगरी के वो सारे साथ में बैठ गए, बस सेम प्रोसेस किया जाता है। जब ट्रांजैक्शन सारे रिकॉर्ड हो गए तो ये एक तरीके से धर्मशाला का काम है जिसमें सारे एक आ रहे हैं, ठीक है। फिर उनको क्या करेंगे, अलग अलग है जो सारे ट्रांजैक्शन जो उनको अलग अलग कर देंगे। अगर सब्सिडरी बुक है तो वहाँ भी थोड़ा बहुत अलग होता है, लेकिन वो भी प्राइमरी है। उसके बाद में सेकेंडरी पार्ट के अंदर क्या करेंगे, जैसे परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो सारे एक लेजर बना के उसमें डाल दिए जाएंगे, कैश से रिलेटेड सारे एक के अंदर डाल दिए जाएंगे। एक राम का अकाउंट बना दिया, जैसे राम से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन है जो राम से जुड़े हुए वो सारे एक जगह डाल दिए, श्याम से जुड़े हुए जो सारे सारे एक जगह डाल दिए। ताकि ये क्या हो गया, रिकॉर्डिंग के बाद में आपने क्या कर दिया, पहला रिकॉर्ड किया, उसके बाद में क्या कर दिया, क्लासीफाई मतलब कि जो एक एक कैटेगरी के उनको एक एक अलग अलग जगह कर दिया। क्लासिफिकेशन किस में किया जाएगा, ये सेकेंडरी बुक में किया जाएगा, समझिएगा। रिकॉर्डिंग किस में हुआ, प्राइमरी बुक में। क्लासिफिकेशन किस में होगा, सेकेंडरी बुक में। क्यों, क्योंकि ये सेकेंड स्टेप है। एक बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुका है, अब उसी ट्रांजैक्शन को आप क्या कर रहे हो, दूसरी बार लिख रहे हो, तो ये क्या हो जाएगी आपकी सेकेंडरी बुक, जिसे आप क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं। तो जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा तो वो प्राइमरी बुक में होगा, फिर उसके बाद में क्लासिफिकेशन होगा जो सेकेंडरी बुक के अंदर होगा। क्लियर है। अब एक एक लोग एक एक टाइप के जो अकाउंट है वो सारे एक एक साथ में हो गए। जैसे कैश से रिलेटेड सारे जो उससे रिलेटेड कैश से रिलेटेड जितने भी थे वो सारे एक साथ आ गए, राम से रिलेटेड एक साथ आ गए, श्याम से रिलेटेड एक साथ आ गए, सेल से रिलेटेड एक साथ आ गए, सारे जो वो अब एक तरीके का अकाउंट है जो साथ में आ गए। फिर उसके बाद में क्या होता है, ये तो हो गया पहला रिकॉर्डिंग प्राइमरी बुक, फिर हो गया क्लासिफिकेशन सेकेंडरी बुक्स के अंदर। प्राइमरी बुक जो है रिकॉर्डिंग जो होता है प्राइमरी बुक, जिसमें प्राइमरी बुक जो है वो सब्सिडरी बुक भी हो सकती है कि भाई अलग अलग बुक बना दे तो वो भी प्राइमरी बुक में बन सकते हैं। उसके बाद में आए सेकेंड स्टेप के अंदर हमने क्या किया, बात की कि भाई सब्सिडरी बुक बनेगी, सॉरी सेकेंडरी बुक, उसके अंदर क्लासिफिकेशन हो गया। ये क्लासिफिकेशन होने के बाद थर्ड स्टेप जो है वो क्या होगा, समराइजिंग। अब समराइजिंग का मतलब क्या, अब पूरे साल भर आपने जैसे 6-7 हज़ार ट्रांजेक्शन किए, उन 6-7 हज़ार को आपने अलग अलग क्लासिफिकेशन करके अलग अलग लेजर में डाल दिया। लेकिन क्या इन लेजर से आप कुछ नतीजे निकाल सकते हैं क्या, नहीं। नतीजे निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इनको समराइज करना होगा। समराइज कैसे किया जाता है, दो ही तरीके, मेनली 2 तरीके, बाकी तो और भी होते हैं। जैसे 2 तरीके, एक तो आपकी क्या होती है रिजल्ट, और एक होता है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन। रिजल्ट का मतलब क्या हो गया कि आपने जो पूरे साल किया उसका रिजल्ट जो वो क्या रहा। तो उसके लिए आपने क्या किए, जो भी ट्रांजैक्शन जो है प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड है, ट्रेडिंग से रिलेटेड है, वो सारे आपने एक अकाउंट के अंदर डाल के सारे उस भाई जैसे अपने यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, गंगा यमुना वगैरह ये सारी, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली कहाँ जाती है, या तो आपके अरब सागर में जाती है, या हिंद महासागर में जाती है, प्रशांत महासागर में, इस तरीके से कोई न कोई समुद्र में मिलती है। वैसे ये बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारे अकाउंट जो वो क्या एक तरीके से नदियाँ हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनके लिए 2 ही समुद्र हैं जिनमें आके ये मिलेंगे। या तो वो क्या कहलाएगा P&L, या तो P&L में जाके मिलेंगे या बैलेंस शीट में जाके मिलेंगे। क्लियर है। P&L में कौन से जाके मिलेंगे, जो आपके इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, जो आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड है, वो सारे ट्रेडिंग और P&L में जाके मिल गए। क्लियर, ये आपके कहाँ पर आ गए, ट्रेडिंग एंड P&L। और उसके बाद में जो है वो कहाँ पर चले जाएंगे, कुछ है जो सीधे बैलेंस शीट में जाएंगे। सर तब तो बैलेंस शीट में ये भी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए कि भाई मिले या नहीं मिले। रीज़न क्या है,
क्योंकि कुछ ट्रेडिंग पी एंड एल में गए, कुछ बैलेंस शीट में गए, नहीं ऐसा नहीं। कुछ है जो ट्रेडिंग पी एंड एल के जरिए बैलेंस शीट में जाते हैं और कुछ डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाते हैं, लेकिन जाते सारे के सारे ट्रांजेक्शन है जो बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल का एक लास्ट में नतीजा निकाला जाएगा, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। तो यूँ समझे कि सारे अकाउंट का लास्ट जो समुद्र है वो कौन है, बैलेंस शीट है, वहाँ जाके बैठेंगे। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल जो बनेगा, अब ये दोनों क्या किया आपने, समराइज किए। पूरे साल भर जो आपने ट्रांजेक्शन हुए उनको आपने क्या किया, समराइज किया कि ये हमने पूरे साल जो गतिविधियां की उसकी वजह से हमें इतने का प्रॉफिट या लॉस हुआ और ये हमारे उस दिन की फाइनेंशियल पोजीशन ये है। तो ये हमारा क्या होगा, वो हमारा लास्ट क्रक्स होगा। समझ पा रहे हैं बात? तो ये एक तरीके से हमारा क्या है, क्रक्स है। तो यहाँ हमने क्या किया, इसको समराइज किया। तो ये क्या बन गया आपके समराइजिंग वाला पार्ट। क्लियर है? बैलेंस शीट हमेशा क्यों ही मिलेगी, इसका क्या कारण है, क्योंकि भाई सारे ट्रांजैक्शन जो वो या तो आपने जितने से डेबिट किया उतने से क्रेडिट किया है, ड्यूअल एस्पेक्ट जो कॉन्सेप्ट वो आपने फॉलो किया है। तो उस केस के अंदर आपके जो भी आए हैं, जितने से डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट हुआ, और वो सारे के सारे अल्टीमेटली कहाँ गए, बैलेंस शीट में गए, उनका इफेक्ट। समझ पा रहे हैं बात? कुछ जो वो सीधे चले गए, एसेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड थे वो सीधे चले गए, और कुछ जो थे वो इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो थे वो ट्रेडिंग पी एंड एल में गए, और उनका नतीजा जो बैलेंस शीट में चला गया, मतलब अल्टीमेटली वो भी बैलेंस शीट में चले गए। तो आपने क्या किया अकाउंटिंग में, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। क्लियर? सिग्निफिकेंट मैनर, सही तरीके से होना चाहिए। एंड इन टर्म ऑफ मनी, मनी के टर्म में होता है, एक आगे कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, मनी मेजरमेंट। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, कौन कौन जाएंगे, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। समझिएगा, ट्रांजैक्शन मतलब नॉर्मली जो ट्रांजैक्शन जो है वो ज़्यादातर किस में जाते हैं, ट्रेडिंग एंड पी। नॉर्मली मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, नॉर्मली मतलब ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं, लेकिन नॉर्मली ट्रांजैक्शन जो वो किस में जाते हैं, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल के अंदर जाते हैं, और इवेंट जो है वो कहाँ जाते हैं, आपके बैलेंस शीट में जाते हैं। समझिएगा, ट्रांजैक्शन मतलब क्या हुआ था, होता है कोई घटना होना, और इवेंट का मतलब क्या है, उसका नतीजा। इवेंट का मतलब क्या है, उसका नतीजा। मैंने साल में 50,000 की परचेज की और 30,000 का कॉस्ट का गुड्स सेल किया, तो ये दोनों तो क्या है, 50,000 का परचेज किया, ये एक ट्रांजैक्शन है, भाई मैंने एक ट्रांजैक्शन किया कि 50,000 के गुड्स खरीदे। 30,000 कॉस्ट का गुड्स मैंने बेचा, तो ये मेरा एक ट्रांजैक्शन हो गया कि 30,000 का बेचा। इस वजह से 20,000 मेरे पास आज स्टॉक बचा है, तो ये क्या है, एक तरीके से इवेंट। इवेंट क्या है, एक नतीजे, जो ट्रांजैक्शन के नतीजे होते हैं वो इवेंट। इन पार्ट एट लास्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जिनके फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर हो। फिर उनके बाद में हम क्या करते हैं, उनके रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं, मतलब एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जो किया जाता है। एनालिसिस मतलब हम क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ रेशियो वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि करंट एसेट करंट लाइबिलिटी रेशियो। इससे हमें ये पता चलता है कि भाई करंट एसेट करंट लाइबिलिटी मतलब एक फॉर्म है जिसमें करंट एसेट 50,000 की और करंट लाइबिलिटी 30,000 की। मतलब क्या हुआ, करंट एसेट मतलब कि ऐसे एसेट जो जल्दी से पैसों में रियलाइज हो सके, तो अगर उनको 30,000 का भुगतान करना पड़ा, अगर करंट लाइबिलिटी मतलब जिनका कभी भुगतान करना पड़ सकता है जल्दी में, तो इन 30,000 का भुगतान अगर हमें करना है तो हमारे पास 50,000 रुपये पड़े तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी रेशियो। सेकंड, हमने जैसे दूसरी सिचुएशन की 50,000 की करंट एसेट है और 2 लाख की आपकी करंट लाइबिलिटी, मतलब इसका लाइबिलिटी वाले मांगने आएंगे कल को और अपने पास पैसा नहीं होगा, ये समस्या अपने पास आ सकती है। तो ये इस तरीके से कुछ हम रेशियो जो इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हम इन जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इनका एनालिसिस कर सकें। एनालिसिस जो उसमें हम क्या करते हैं, रेशियो वगैरह यूज करते हैं। इंटरप्रेट क्या होता है, अपने अपने हिसाब से होता है। समझ पा रहे बात, जो जिसकी जैसी जरूरत है उसने मुझको वैसा देखा। समझ पा रहे मत। सप्लायर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग तरीके से देखेगा, वो अकाउंट अलग तरीके से देखेगा, कस्टमर अलग तरीके से देखेगा, जो परचेजर है वो अलग तरीके से देखेगा, मतलब कस्टमर जो वो अलग तरीके से देखेगा। तो हर कोई जो है, गवर्नमेंट अलग तरीके से देखेगी, क्योंकि सबके अपने अपने जो है वो मोटिव है। समझ पा रहे हैं बात। तो ये अलग अलग जैसे जैसे जिसके मोटिव है वो अपने अपने हिसाब से उनको देखेगा। क्लियर। तो ये क्या होता है, किस तरीके से होता है, आपने बात कर ही लिया, इसको एक बार देख लीजिएगा। पहले अपन आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन, फिर अपन रिकॉर्डिंग करते हैं जनरल या सब्सिडरी बुक में, जिसे अपन प्राइमरी बुक भी कहते हैं। उसके बाद में रिकॉर्ड डेट को अपन सेकेंडरी बुक में ट्रांसफर करते हैं, जैसे लेजर कहते हैं, जिसमें क्लासीफाई करते हैं इनकम और एक्सपेंस और समराइज करते हैं P&L और बैलेंस शीट में।
ठीक है। अकाउंटिंग में हम आल्सो उनको क्या करते हैं, इंटरप्रेट भी करते हैं कि हमने ये जो साल जो भी किया वो है या नहीं। लेकिन फिर अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ऑफ इन 1966 उन्होंने एक नई डेफिनेशन और दी। उन्होंने कहा कि द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर ऑफ अकाउंट। ये अलग अलग तरीका भाई, एक ने क्या कहा, इसने कहा कि एक काम करो, अकाउंटिंग जो है वो क्या है, किसी को कोई इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो लेना है, किसी को कोई इकोनॉमिक डिसीजन लेना है, उसके लिए उसको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, और ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत कौन पूरी करेगा, ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत अकाउंटिंग पूरी करेगी। जैसे मुझे डिसीजन लेना है कि मैं रिलायंस में पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं, तो मैं कैसे पता करूं, क्या मुकेश अंबानी का मुंह देख के या अनिल अंबानी का मुंह देख के मैं लगाऊंगा? अगर वो देख के लगाया जाए तो मेरे हिसाब से कोई इन्वेस्टर नहीं लगाए, क्योंकि इतना पैसा होने के बाद भी हमेशा मुंह दुखी दुखी से ही लगता है। समझ पा रहे बात? तो हम कैसे पता करें कि उसमें पैसा लगाया जाए या नहीं लगाया जाए? तो हमने उनकी अकाउंटिंग जो है उनको पढ़ा, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े। तो एक जो यूजर है जो डिसीजन लेना चाहता है, उस डिसीजन को पूरा करवाने में कौन मदद करता है? एक तरीके से अकाउंटिंग मदद करती है। वो आके कहती है कि देखिए भाई साहब, ये इस कंपनी की स्थिति है, मतलब ये इतना प्रॉफिट कमाया, इतना नुकसान कमाया, तो आप देख लो, ये इनके एसेट है, ये इनकी लाइबिलिटी है, लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो जैसी आपकी इच्छा। फिर एक और डेफिनेशन दे रखी है जो हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ने दे रखी है 1970 में। द फंक्शन अकाउंटिंग इज प्रोवाइडेड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्राइमरी इन फाइनेंशियल नेचर अबाउट द इकोनॉमिक एंटिटीज एंड नीडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग। वैसे ही लगभग दी है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अब है कि प्रोसेस क्या होता है अकाउंटिंग में। प्रोसेस के बारे में हमने जो डेफिनेशन पढ़ा वो कही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन और इवेंट होगा, उस ट्रांजैक्शन और इवेंट को पता करके हम रिकॉर्ड करेंगे, जो हमेशा क्या होगा, सम डॉक्यूमेंट से, कोई न कोई उसके डॉक्यूमेंट से एविडेंस होना चाहिए। हमने कल भी बात की थी, लास्ट सेशन के अंदर भी बात की थी कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन होगा, फिर उसका सोर्स डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा, वाउचर या ऐसा इनवॉइस वगैरह बनाया जाएगा, और उस डॉक्यूमेंट के बेस पे ही अकाउंटिंग एंट्री की जाएगी। ऑडिट में नॉर्मली वाउचिंग में यही चेक करते हैं कि जो भी एंट्री की गई है क्या उसका वाउचर है या नहीं है। ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है, वाउचिंग। वेरिफिकेशन हम ये पता करते हैं कि जो एसेट है वो एसेट है या नहीं है, उसके लीगल ओनर हम है या नहीं है। लेकिन वाउचिंग में हम क्या करते हैं, यही पता करते हैं कि जो भी एंट्री की गई है क्या वो किसी रिलायबल सोर्स डॉक्यूमेंट के जरिए बनी है या नहीं बनी। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि भाई इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए, कि सबसे पहले क्या होगा, ट्रांजैक्शन, वाउचर, ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट या अकाउंटिंग एंट्री। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन होगा, फिर सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, और फिर अकाउंटिंग एंट्री की जाएगी। क्लियर है? फिर इसको सब्सिडी बुक में भी कर सकते हैं। सब्सिडी बुक में भी करना, वो भी क्या प्रोसेस कहलाता है, रिकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ पहली बार रिकॉर्ड कर रहे हैं। सब्सिडी बुक और इनका आगे जो है चैप्टर अलग से, वहाँ पर भी अपन इनको देखेंगे। क्लासीफाई करना है, जो ग्रुप ट्रांजैक्शन ऑफ एंट्री, वन नेचर इन वन प्लेस, एक टाइप की अकाउंटिंग एंट्री उनको एक जगह पर करना, जिसे अपन लेजर भी कहते हैं। फिर उसके बाद में समराइजिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिससे जो पढ़ने वाला वो एक सिग्निफिकेंट तरीके से, सही तरीके से पढ़ सके। जिसमें हम क्या क्या बनाते हैं ये ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड होता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए बैलेंस शीट। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब ये उस दिन की स्थिति बताता है कि भाई 31 मार्च को अपने पास ये चीज़ है और ये अपने दायित्व है, ये एसेट है और ये लाइबिलिटी है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है, इनकम स्टेटमेंट कि हमने पूरे साल जो माथाफोड़ी की अल्टीमेटली उसका क्या नफ़ा नुकसान रहा है वो बताएगा। चेंज इन इक्विटी, जो हमारे ओनर है उनके अंदर क्या इक्विटी में चेंज हुआ। कैश फ्लो, उसके बारे में कैश कहाँ से आया, कैश कहाँ से गया, और उसके अलावा नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनके ऊपर जो भी और कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो चीज़ भी बताई जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये इतना सारा होता है। ये 5 चीज़ें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होती हैं। हमने कहा सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्लासीफाई करेंगे, फिर समराइज करेंगे, फिर समराइज के बाद में हम उनको एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में हम क्या करते हैं, रिलेशन बिठाते हैं। भाई असेट टर्नओवर, असेट टर्नओवर से मतलब कि भाई जैसे, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, कंट्रीब्यूशन रेशियो, ये सारे रेशियो निकालते हैं ताकि क्या हो कि भाई जैसे मैंने 100 रुपये लगाए हैं उस पर 20 रुपये कमाए हैं, मतलब कि मेरा इन्वेस्टमेंट पे 20% रिटर्न है।
तो मैं देखूंगा ना भाई कि ये सही है या नहीं है। जैसे मार्केट के अंदर नॉर्मली हर कोई जो 12% कमा रहा है, मैंने 20% कमाया, बहुत बढ़िया है, मैं खुश रहूंगा। मार्केट में हर कोई 30% कमा रहा है, मैं 20% कमा रहा हूँ, मैं तो पीछे जा रहा हूँ। समझ पा रहे बात? तो एनालिसिस में बहुत सारे रिलेशन बैठाएंगे, मतलब रेशियो बैठाएंगे, जैसे करंट एसेट का करंट लाइबिलिटी से, टर्नओवर का और एसेट का अलग अलग तरीके से, मतलब कि प्रॉफिट का और जो अपने फिक्स चार्जेज है कि भाई ये तो अमाउंट अपने को फिक्स एक्सपेंसेस पे करनी है, ताकि अपने को पता चले कि भाई अलग अलग रेशियो अलग अलग चीज़ बताते हैं, जो अपने को पता चलता है कि भाई ये जो है इससे क्या स्थिति है जो पता चलती है। करंट एसेट रेशियो 2:1 है, इसका मतलब क्या है, 1:1 है, इसका मतलब क्या है, ये अलग अलग। और फिर इंटरप्रिटेशन जो फाइनल फंक्शन है अकाउंटिंग का। सर फाइनल फंक्शन कैसे, इसके बाद में ये छठा और लिखा है। देखिए मैं जैसे एक अकाउंटेंट हूँ, तो मैं काम क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो क्या किया, रिकॉर्ड किया, फिर उसके बाद क्लासीफाई किया, फिर समराइज किया, फिर उसके बाद में एनालिसिस किया, फिर इंटरप्रिटेशन करके मैं अब जो है वो आगे दे दूंगा आपको। तो मेरा काम जो है, मेरा अकाउंटिंग वाले का काम क्या है, अकाउंटेंट का काम क्या है, अकाउंटिंग जो कर रहा है उसका काम क्या है, इंटरप्रेटिंग पे खत्म होता है। उसके बाद में आगे जो है वो कम्युनिकेट कर देता है, ताकि आगे वाला जो आदमी जिसको जैसी जरूरत है वो कर लेगा। तो फाइनल स्टेज पूछे तो फाइनल फंक्शन क्या है अकाउंटिंग का, इंटरप्रिटेशन है। और ये जो भी मीनिंग, जो भी रेशियो निकालें, जैसे मैंने कहा कि रेशियो आपका करंट एसेट रेशियो 2:1 है, उसने कहा पागल हो गया, बताओ तो सही इसका मतलब क्या भाई। जैसे आगे वाले आपने ज्योतिष का दिखाया, उसने कहा कि आपका बुद्ध जो है वो बैठा है। अब इतने से क्या फर्क पड़े, क्या मतलब समझ आएगा, बुद्ध बैठा है का मतलब क्या, बुद्ध बैठा है तो इसका कोई भाई कुछ बता तो सही। तो वो बताएगा कि भाई तुम्हारा दाम्पत्य जीवन में ये हो सकता है या ये हो सकता है, तुम ये चीज़ करो। तो वो जो है वो क्या है, इंटरप्रिटेशन। समझ पा रहे हो? तो ये यहाँ पर इंटरप्रिटेशन किया जाता, और जिससे मीनिंगफुल जजमेंट लिए जा सकते हैं, और क्या हुआ है और क्या होगा, ये सारी चीज़ें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड एक्सप्लेन नॉट ओनली व्हाट हैड हैपन बट आल्सो व्हाई इट हैड हैपन एंड व्हाट इज लाइकली टू बी हैपन इन स्पेसिफाइड कंडीशन। तो ये कहता है कि अकाउंटिंग सिर्फ ये ना बताए कि क्या हुआ है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे होने चाहिए जिसको देख के आगे वाला ये भी प्रेडिक्ट कर सके कि क्या होने वाला है, ताकि वो अपना पैसा भी तो लगा रहा है ना भाई। जैसे मैं कोई कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए ना कि इस कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ, ये कंपनी जो उसमें मुझे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। क्लियर? और उसके बाद में कम्युनिकेशन, जो भी एंड यूजर है जिसको ज़रूरत है, जैसे इन्वेस्टर कोई पैसा लगाना चाहता है, उसको दे दिया कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पकड़। सप्लायर जो अपने को गुड्स सप्लाई करता है, वो चाहता है कि भाई इनको जो गुड्स दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, मान लीजिए कि ये पैसा आएगा या नहीं आएगा, तो वो भी तो चेक करना चाहता है कि इनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो अपन ने कहा कि ये लो भाई साहब, ये इन्फॉर्मेशन, ये मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने आप से देख लो। तो ये कम्युनिकेट, ताकि वो एक रेशनल डिसीजन ले सके कि भाई गुड्स दिए जाए, बेचे जाए या नहीं बेचे जाए, इन्वेस्ट किए जाए या नहीं किए जाए। द फर्स्ट 2 प्रोसीजरल स्टेप जो है जनरेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आर कवर्ड अंडर द बुक कीपिंग। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि बुक कीपिंग में कहाँ तक का पोर्शन जो वो इंक्लूड किया जाता है, तो देखो फर्स्ट 2 स्टेप जनरेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि रिकॉर्ड करना, और उसके बाद में क्लासिफिकेशन करना, और उसके बाद में ट्रायल बैलेंस बनाना, यहाँ तक का पोर्शन जो बुक कीपिंग में आता है। वाइल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट्स एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेट करना, ये जो है किस में माने जाते हैं, अकाउंटिंग स्टेज में माने जाते हैं। सर आपने पहले तो कहा था सिर्फ रिकॉर्डिंग, नहीं, देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है उस पर डिपेंड करता है। पूछा जाए कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का, रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग में क्या क्या शामिल होता है, रिकॉर्डिंग भी होता है, क्लासिफिकेशन भी होता है, और ट्रायल बैलेंस तक का मामला जो वो इसी के अंदर होता है। और अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, अकाउंटिंग के अंदर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, समराइजिंग वगैरह, ये जो वो रहता है। लेकिन अकाउंटिंग की डेफिनेशन अगर बुक कीपिंग नहीं है तो अकाउंटिंग में क्या है, मतलब बुक कीपिंग यूँ देखे तो एक तरीके से अकाउंटिंग का ही हिस्सा है। तो यूँ देखे तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन कहाँ शुरू होते हैं, रिकॉर्डिंग से। तो बुक कीपिंग भी किसका हिस्सा है, इसी का हिस्सा है। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा है कि भाई बुक कीपिंग इसका पार्ट है क्या, हाँ पार्ट है। क्या रिकॉर्डिंग को अकाउंटिंग में माना जा सकता है, माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि रिकॉर्डिंग बुक कीपिंग खुद ही एक अकाउंटिंग का हिस्सा है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कौन इस्तेमाल करेगा, कैसे इस्तेमाल करेगा, कुछ भी नहीं, ये जो हाईलाइट कर रखा है उसको एक बार देख लीजिएगा।
द यूजर शुड अंडरस्टैंड नॉट ओनली द फाइनेंशियल रिजल्ट जो बट आल्सो शुड बी एबल टू असेस द reliability and compare it with the information about the alternative opportunity and past experience the owner or management and common known as internal user। देखो समझिएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो कब काम आएगी, वो काम तब आएगी जब वो इंफॉर्मेशन कंपेरेबल हो। जैसे आपने मुझसे पूछा कि यहाँ से मुझे जो है वो जयपुर जाना रास्ता कौन सा है, मैंने कहा देखो एक तो ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, ठीक है। तो इस रास्ते में आपको टाइम का किलोमीटर कम है, लेकिन इसमें टाइम सबसे कम इसमें लगेगा क्योंकि इसमें सड़क बढ़िया है, इसमें टाइम भी सबसे बढ़िया लगेगा, ज़्यादा लगेगा और सड़क भी खराब है, तो इसको तो अपन ने कट कर दिया। अब इन दोनों में अगर कंपेयर करने लायक स्थिति होगी तभी ये काम होगी। तो अकाउंटिंग में सबसे पहले जो काम किया गया ना, सबसे मतलब मेजर काम ये किया गया कि भाई अकाउंटिंग में कुछ रूल बनाए जाए ताकि ऐसा हो कि कंपेरेबल हो। मतलब जैसे मुझे पैसा लगाना है, रिलायंस ने भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिए, टाटा ने भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिए, उन्होंने बताया कि भाई अब आप बताओ किस में लगाओगे पैसा, भाई जो भी इन्वेस्टर उनको दे देते हैं वो। तो अब इसने अलग ही अकाउंटिंग कर रखी है, इसने अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर रखी है, क्या मैं इन्वेस्ट करने लायक होऊंगा, क्या मैं इनको कंपेयर कर पाऊंगा क्या, क्योंकि मुझे तो जो अच्छा रिटर्न देगा उसमें लगाना है। क्लियर। तो अकाउंटिंग जो है वो तभी सार्थक होगी जब उसके जो यूजर है उसकी जो ज़रूरत है वो पूरी कर सके। अब जो यूजर है वो भी अलग अलग है भाई, हर आदमी जो हर किसी को अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखता है ना। जैसे सड़क पे जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया कोई है जो, या फिर कोई खड़ा खड़ा गिर गया, उस केस के अंदर अगर वो एक अननोन है तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, नॉर्मली हर कोई क्या करेगा, हंसेगा। अगर वो उसका भाई है तो दौड़ के जाएगा, उसको संभाल लेगा। समझ पा रहे हैं बात। तो जिसकी जैसी जरूरत है वो उसके हिसाब से देखेगा। अब सप्लायर जो वो अपने हिसाब से देखेगा, इन्वेस्टर अपने हिसाब से देखेगा, मैनेजमेंट जो वो अपने हिसाब से देखेगा। मैनेजमेंट क्यों देखेगा सर, मैनेजमेंट को कहाँ ज़रूरत है इस अकाउंटिंग के बारे में जानने की, भाई मैनेजमेंट भी तो चाहता है कि उसने कहाँ से गलतियाँ की है, परचेज किया उसका जो प्रॉफिट जो वो सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सेल उसने सही की है या नहीं, सेल में उसको बराबर फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये सारा जो वो क्या करेंगे, देखेंगे। तो उस केस के अंदर क्या लिखा है, यूजर शुड अंडरस्टैंड, वो एक तो पहली बात अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और असेस कर पाए कि ये एक भरोसेमंद है और ये भरोसेमंद है और इसे कंपेयर किया जा सके, तभी वो अच्छा माना जाएगा। क्लियर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट टू एक्सटर्नल यूजर कंटेन की इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल वगैरह। अब देखिए, अब जिसकी ज़रूरत दोनों के अलग अलग है, मैनेजमेंट जो वो अपने हिसाब से देखना चाहता है, मैनेजमेंट को कुछ अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है और बाहर वाले यूजर को अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है। भाई जैसे कंपनी को बाहर से इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दी, तो वो देख रहा है कि भाई इसमें मैं पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं। मैनेजमेंट क्या देख रहा है कि मैंने ये जो बिजनेस किया, क्या ये मैंने सही तरीके से किया या नहीं किया, क्या मैं इसे और अच्छा कर सकता था या नहीं कर सकता था। समझ पा रहे बात। तो मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन की नीड अलग है और बाहर वाले यूजर की नीड अलग है। समझ पा रहे हैं बात। भाई जैसे मैं एक धंधा कर रहा हूँ, मैंने कहा कि एक काम करो, इस धंधे में आप भी 5 लाख जो एक तरीके से लगा दीजिए या 5 लाख उधार दे दीजिए। उधार देते वक्त आप क्या देखेंगे कि यार 5 लाख का ब्याज व्याज दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, दे पाएगा, ओके मेरे को कोई दिक्कत नहीं। समझ पा रहे हैं। आपको मैंने कहा 5 लाख जो इस धंधे के अंदर पैसा लगाना है आपको, तो उस केस के अंदर आप देखोगे कि ये 5 लाख पे मुनाफा सही कमा पाएगा या नहीं कमा पाएगा। समझ पा रहे हो। और मैनेजमेंट कौन है, जो इस बिजनेस को संभाल रहा है, तो वो देख रहा है कि भाई मैंने जो बिजनेस किया क्या वो सही तरीके से किया या नहीं किया। तो अगर बिजनेस के अंदर वाले लोगों की इन्फॉर्मेशन की नीड है तो वो क्या, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले रहे हैं, तो वो तो क्या है इंटरनल यूजर, और बाहर वाले देख रहे हैं तो एक्सटर्नल यूजर। सिंपल सही है। इंटरनल के अंदर जैसे सॉरी ये इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं तो ना अलग अलग जो है वो अलग अलग देखेंगे। इन्वेस्टर देखेगा कि क्या उसे होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए इन्वेस्टमेंट या रखना चाहिए। एम्प्लॉय देखेगा कि जिस कंपनी में वो बैठा है क्या वो कंपनी भरोसे लायक है, क्या वो लंबे समय तक चलेगी या नहीं चलेगी। भाई जैसे लोग गवर्नमेंट जॉब में क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है गवर्नमेंट चलेगी, ये नौकरी रहेगी, ये नौकरी कहीं नहीं जाएगी, ये जॉब सिक्योरिटी।
तो कोई भी एम्प्लॉय किसी कंपनी में जाएगा तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों देखेगा? वो देखेगा भाई मैं जिसमें काम कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, कहीं ये कल को कंपनी बेड़ा गर्क ना हो जाए, इसका ये कंपनी ना डूब जाए तो मेरी नौकरी जाएगी, फिर मुझे वापस ढूंढना पड़ेगा, मुझे बीच में कुछ टाइम बेरोजगारी में निकालना पड़ेगा। तो उस हिसाब से जो पैसा देने वाला लेंडर है वो क्यों देखेगा कि ये टाइम पे देगा या नहीं देगा। सप्लायर क्यों देखेगा? क्रेडिट पॉलिसी की, इसको कितने दिनों का उधार दिया जाना चाहिए। धंधे में वैसे क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हाथों हाथ पैसा दिया जाता है कि भाई सामान ले लिया फिर 1 महीने 2 महीने बाद हिसाब होता है। तो जो जिनके क्रेडिट वर्तनेस अच्छी है, जिनका व्यवहार बढ़िया होता है, उनको फिर ज़्यादा टाइम भी दिया जाता है। तो वो क्यों देखेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि भाई इसको कितना टाइम दिया जा सकता है, कि एक लिमिट से ज़्यादा टाइम दे दिया फिर बैड डेब्ट्स हो गया तो उस केस के अंदर वो चेक करता है कि भाई इसके हिसाब से क्या लग रहा है। कस्टमर जो वो क्या देखता है, स्टेबिलिटी। लाइक मैंने नोकिया का फ़ोन लिया, क्लियर है, नोकिया का फ़ोन लिया, लेकिन नोकिया की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने या फिर नोकिया के बारे में मैंने जब सुना तो मेरे को पता चला यार ये तो मान लीजिए ना कि ये जो कंपनी है जो बंद होने वाली, तो मुझे चिंता नहीं होगी, जाहिर सी बात चिंता होगी, कल को मोबाइल ख़राब हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा, नोकिया तो बंद करके निकल ली, मैं कहाँ जाऊँ। तो कस्टमर क्यों देखता है? कस्टमर देखता है कि भाई जिस कंपनी का वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो क्या वो सही तरीके से चलेगा या नहीं चलेगा, आगे मदद करेगा या नहीं करेगा। गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसी, उनको तो अपना मतलब है कि भाई एक तो उनका खुद का अपना मतलब तो है ही कि भाई टैक्स वैक्स सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा। दूसरा क्या होता है, बिजनेस जो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहा है, भाई कोयला इस्तेमाल कर लिया, पॉल्यूशन कर दिया, नदियों को पॉल्यूट कर रहा है, एयर को पॉल्यूट कर रहा है, अपना अपना राज है क्या भाई? तो सरकार उनको करने दे रही है तो इसके बदले में वो भी तो चेक करेगी क्या इसके बदले में वो वापस सोसाइटी को कुछ दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये सेम आप बात पब्लिक में भी देख सकते हैं। सरकार वैसे नॉर्मली टैक्स से ज़्यादा कंसर्न रहती है और पब्लिक जो वो इस चीज़ पे देखती है कि भाई पब्लिक के रिसोर्सेज जो हवाएं वगैरह है उनको वो ख़राब कर रही है, तो क्या उसके बदले में उतना प्रोडक्ट उतनी क्वालिटी वो समाज के लिए एक बिज़नेस है जो कर रहा है या नहीं कर रहा है। आज से कुछ समय पहले तक बिज़नेस जो एक तरीके से फ्री माना जाता था, लेकिन अभी ये कॉन्सेप्ट है सोशल अकाउंटिंग वगैरह का, जिस कॉन्सेप्ट ये नए कॉन्सेप्ट ये कहते आज समाज से सब कुछ ले रहे हो तो आपको वापस समाज के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, आप ऐसे ही नहीं रह सकते। समझ पा रहे बात? तो पब्लिक इसके लिए रहेगी और मैनेजमेंट इसके लिए कि भाई अभी तक जो वो क्या किए, आगे और क्या डिसीजन लेने चाहिए। अकाउंटिंग एज एन आर्ट एंड साइंस दोनों है। आर्ट क्या होता है, कोई भी काम करने का तरीका, तो अकाउंटिंग भी क्या एक काम करने का तरीका है, भाई आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर को हाथों हाथ भी राइट ऑफ कर सकते थे और आप ओवर द टाइम भी राइट ऑफ कर सकते थे। ओवर द टाइम भी WDV मेथड से कर सकते हो, SLM से कर सकते हो। तो अलग अलग तरीका, जैसे पढ़ाना क्या एक आर्ट है, यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा ही होगा, नहीं, हर कोई का अपना अपना टीचिंग स्टाइल होता है। तो हर टीचर के लिए स्टूडेंट है, आप कैसा भी पढ़ाएंगे उस केस के अंदर कुछ न कुछ लोग जो होंगे वो आपकी जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठेगी उनके लिए आप बेस्ट है, और हर टीचर के लिए कुछ स्टूडेंट नहीं है किन्हीं के साथ आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठेगी। भाई किसी को लगता है कि टीचर जो वो 30 मिनट की क्लास में उसका 15-20 मिनट जो वो बिल्कुल हंसी मजाक वाला माहौल चले और 15 मिनट जो वो कॉन्सेप्ट बताए। किसी को लगता है कि नहीं 30 मिनट में से 30 मिनट ही पढ़ाई की बात हो, किसी को लगता है नहीं 30 मिनट मज़े ही होने चाहिए। समझ पा रहे हो? तो ये अलग अलग है, तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, उसके हिसाब से उनके व्यूअर होते हैं। वैसा अकाउंटिंग भी अलग अलग तरीके है, और अकाउंटिंग के अंदर जो ये मैनिपुलेशन होता है, जो भी गड़बड़ी की जाती है, वो भी इसी वजह से क्योंकि ये अलग अलग करने के तरीके हैं। क्लियर है? और ये साइंस भी है। साइंस क्यों है? क्योंकि साइंस का मतलब क्या है, जो कुछ रूल प्रोसीजर पे बेस्ड होते हैं, और साइंस अकाउंटिंग भी कुछ रूल और प्रोसीजर पे बेस्ड है। मतलब इसके अंदर जैसे आपने बहुत सारे गोइंग कंसर्न वगैरह ये रूल दे रखे हैं, इनके हिसाब से जो है अकाउंटिंग की जाती है। क्लियर है? इसके बाद में ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन को सही से रिकॉर्ड कर सके, इन ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड किया उनका रिजल्ट मिल सके अपने को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अपने को फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाए एक पर्टिकुलर डेट पे, जैसे अपन बैलेंस शीट कहते हैं,
और इन्फॉर्मेशन यूजर को दे सकें, इस वजह से इन्फॉर्मेशन यूजर को देते हैं, इस वजह से इसे लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस मतलब व्यापार की भाषा। एक तरीके से किसी को कुछ ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन की, अकाउंटिंग वो इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो ये एक तरीके से लैंग्वेज है। और टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन, सॉल्वेंसी पोजीशन मतलब ये देने की स्थिति में होगा या नहीं होगा, इनके जो लाइबिलिटी आएगी क्या वो उनको देने की स्थिति में होगा या नहीं होगा। मैनेजमेंट नॉट ओनली रिवेल व्हाट टू ओन, और मतलब ये इनके पास क्या है क्या नहीं, ये भी नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी बताता है कि भाई हम जो है वो फ्यूचर में जो ऑब्लिगेशन आएंगे क्या हम उनको भुगतान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग बिल्कुल बेसिक्स है। मेजरमेंट, मेजर करेंगे पास्ट परफॉर्मेंस को और उसके हिसाब से करंट फाइनेंशियल पोजीशन जो वो करेंगे। ये अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या काम होते हैं भाई, पास्ट इन्फॉर्मेशन को पास्ट परफॉर्मेंस को अपन ने मेजर कर सकते हैं और करंट जो है वो उसको बता सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, फ्यूचर के अंदर फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में फोरकास्ट करने में मदद करने का काम करता है, डिसीजन मेकिंग मदद करने का काम करता है, कंपैरिजन और इवैल्यूएशन करने में मदद करता है, उसमें काम आता है, कंट्रोल करने में काम आता है। अपने को पता चल जाता है कि वीकनेस कहाँ है, जैसे रॉ मटेरियल का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है तो अकाउंटिंग में आपको बता देगा कि भाई हाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेस, गवर्नमेंट के रेगुलेशन, कंपनीज एक्ट कहता है कि भाई आपको ये इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने, ये चीज़ें बनानी है, हमने कहा कि ये लो अकाउंटिंग कर दी, गवर्नमेंट रेगुलेशन फुलफिल हो गए। उन्होंने कहा पीएफ का अकाउंट होना चाहिए, हमने अकाउंटिंग बता रखा है कि देखो पीएफ का अकाउंट बना रखा है, ये इसमें पैसा डाल रहे हैं टाइम टू टाइम, रेगुलेशन कंप्लीट हो जाते हैं। टैक्सेशन, सरकार को हम पे भरोसा नहीं, उसने कहा कि नहीं तुमने ज़्यादा कमाए, हमने कहा क्या बात कर रहे हो ज़्यादा कमाए, ये जो हम घूम रहे हैं गाड़ियाँ लेके ये तो उधार की है हमारी थोड़ी। उन्होंने कहा नहीं नहीं ज़्यादा कमाते, हमने कहा कि ये लो बुक्स ऑफ अकाउंट देख लो टैक्सेशन सही है या नहीं। क्लियर, आज इतना ही देखते हैं, एक और सेशन के अंदर कर देंगे, नहीं तो ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्विक। कल से ही शुरू, कल जो फर्स्ट सेशन उससे ही शुरू कर देते हैं कि अकाउंटिंग जो वो धीरे धीरे उसका एरिया जो बढ़ते जा रहा है। आज के टाइम में फॉरेंसिक अकाउंटिंग, ई कॉमर्स वगैरह ये सारे होने लगे। और फिर हिस्ट्री के अंदर बेबीलोनिया, उसके अंदर सबसे पहले हुआ, उसे कॉमर्स की सिटी भी कहा जाता है। ये लुका पेशोली जिसने 1494 में एक बुक लिखी थी सुमा डे अर्थमेटिका, जिसमें डेबिट और क्रेडिट प्रोपराइटर को देने, प्रोपराइटर से लेने, उसके बारे में लिखा। बुक कीपिंग जो किसके बारे में बात करता है, रिकॉर्डिंग के बारे में बात करता है। और इससे लास्ट नतीजे क्या निकलते हैं, अकाउंटिंग शुरू होती है, फिर आपके P&L बैलेंस शीट बनते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव अकाउंट बुक कीपिंग का है, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल इफेक्ट को पता करना। फिर अकाउंटिंग के बारे में बात शुरू की कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगा या इवेंट होगा उसको पहचानेंगे, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट बनने के बाद अकाउंटिंग शुरू होती है, जिसमें रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे, फिर उसके बाद में अपन एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद में इंटरप्रेट करेंगे, फिर उसके बाद में कम्युनिकेट कर देंगे। क्लियर, ये यहाँ तक का प्रोसीजरल पार्ट है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के यूजर जैसे जिसकी जरूरत वो अपने हिसाब से देखेगा। इन्वेस्टर देखेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा ताकि पता कर पाए कि उसे इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए, सेल कर देना चाहिए या खरीदना चाहिए। एम्प्लॉय देखेगा कि भाई ये कंपनी स्टेबल कितनी है ताकि मैं उसकी जॉब जो है वो सिक्योर है या नहीं। लेंडर इस वजह से देखेगा जिसको पैसा दे रहा है क्या वो टाइम पे वापस रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। सप्लायर इस वजह से देखता है कि उसके लिए क्रेडिट पॉलिसी क्या रखनी चाहिए। कस्टमर जो वो देख रहा है कि उसकी स्टेबिलिटी कैसी, मतलब प्रोडक्ट उसे कंटिन्यू मिलता रहेगा या नहीं मिलता रहेगा। गवर्नमेंट अपने टैक्सेस वगैरह के लिए और पब्लिक के लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और पब्लिक जो वो अपने लिए देख रही है सोसाइटी से इतना रिसोर्सेज ले रहा है क्या वो उतना मदद दे रहा है। मैनेजमेंट देखेगा कि उसे फर्दर जो है वो मैनेजमेंट डिसीजन मदद करेगा। अकाउंटिंग आर्ट भी है क्योंकि एक तरीका है, कला है और वे ऑफ डूइंग है, और साइंस भी है क्योंकि ये भी जिस तरीके साइंस कुछ रूल और प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है ये भी। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, सिस्टमेटिकली आप रिकॉर्ड कर पाएँ और रिजल्ट पता कर पाएँ, मतलब P&L पता कर पाएँ, फाइनेंशियल पोजीशन पता कर पाएँ, मतलब बैलेंस शीट पता चल जाए, और कम्युनिकेट कर पाएँ यूजर को। इस वजह से इसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है। और सॉल्वेंसी पोजीशन भी पता चल जाती है। इसमें क्या क्या काम होते हैं, मेजरमेंट होते हैं, उसके बाद में फोरकास्टिंग होता है आगे के बारे में, डिसीजन मेकिंग में कंपैरिजन और इवैल्यूएशन होता है, कंट्रोल होता है, और गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन होता है। क्लियर, तो यहाँ तक का पोर्शन आप एक बार अच्छे से देखिएगा और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और अगर आपको सेशन अच्छे लगते हैं तो उसके इसके अंदर अपने साथियों के साथ
इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर साझा करें। इतनी देर आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।